हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल होंगे। आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में एड्यूरोही ऑफिशियल चैनल पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आपके लिए एक सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम हमने रखा है आज का इतिहास सीरीज। यानी कि आज के दिन की क्या क्या खास बातें हो सकती हैं, वो सब बातें हम इस सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाओं में कवर किया करते हैं। जैसे आज 19 सितंबर है, आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। आज 19 सितंबर के दिन की क्या क्या खास बातें हैं हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन कौन सी महान हस्तियों ने आज के दिन जन्म लिया, कौन कौन सी महान हस्तियां आज के दिन इस संसार को छोड़कर चली गईं, उनका क्या योगदान रहा, उनके योगदान के बारे में बातें कवर करेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनके बारे में। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम कवर किया करते हैं। जैसे कभी आपके एग्जाम्स में पूछ लिए गए हों ऐसे क्वेश्चंस, या फिर आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो हो सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आधार मानते हुए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आते हैं। ये आपकी कक्षा हफ्ते के 7 दिन होती है, एवरीडे होती है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर देना। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज 19 सितंबर के दिन आप सभी का स्वागत है। हम शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण दिवस की। सबसे पहले हम जन्मदिन के बारे में बातें कवर करेंगे जिनका आज 19 सितंबर के दिन जन्मदिन है। उनका योगदान बहुत अहम माना जाएगा। उनसे संबंधित आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे। ये किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका नाम क्या है? नाम है इनका सुनीता विलियम्स, है ना। सुनीता विलियम्स के बारे में तो आप जानते भी होंगे। अगर बात करें इनका जन्म कब हुआ था तो आज ही के दिन 19 सितंबर 1965 को इनका जन्म ओहियो में हुआ, ओहियो। और ये जो ओहियो है वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। भारतीय मूल की ये अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। इनके पिताजी का नाम दीपक पांड्या है और माताजी का नाम बानी जालोकर पांड्या। ठीक है। तो अब जैसे हम बात करें इनके बारे में, एक आप महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता दीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सुनीता विलियम्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की ये दूसरी महिला हैं। ठीक है। भारतीय मूल की दूसरी महिला, अगर आपने ऑप्शन सी टिक किया होगा तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। अगर बात करें इनके परिवार की तो भारत के गुजरात के अगर आप राज्य में जाएंगे तो वहां पर आपको अहमदाबाद जिला दिखाई देगा। तो अहमदाबाद से ताल्लुकात है इनका। और इनका जैसे जन्म हम बात करें तो इनका जन्म तो अमेरिका में ही हुआ। भारतीय मूल की दूसरी अंतरिक्ष यात्री हैं। अगर बात करें पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है तो फिर किसका नाम लिखेंगे आप? सॉरी, इसमें आप ना सी ऑप्शन नहीं लिखेंगे, आपको ऑप्शन टिक करना है बी। यहाँ पे क्या लिखा है? भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। ठीक है ना। तो इस सी ऑप्शन में तो सिंपल लिखा हुआ था भारतीय मूल की दूसरी अंतरिक्ष यात्री। ठीक है ना। तो दूसरी अंतरिक्ष यात्री तो नहीं है, महिला के रूप में अगर देखा जाए तो फिर आप कह सकते हैं ये दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होने का श्रेय किसे दिया जाता है? कल्पना चावला को, जो मूल रूप से कहां से बिलोंग करती थी, यानी वो करनाल से, है ना। तो इस प्रकार आपको उनके बारे में बातें कवर करना है। इनका नासा में चयन कब हुआ सुनीता विलियम्स का? तो इनका 1998 जून 1998 में अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा में चयन हुआ, वहां पर इनकी ट्रेनिंग शुरू हुई। इस प्रकार से आपको इनके बारे में पढ़ लेना है। अब भी ये हाल ही में चर्चा में बनी हुई हैं
बकिंगम पैलेस जितने बड़े स्पेस स्टेशन में ये फंस गई, और कहा जा रहा है कि पसीने पेशाब से बना पानी, है ना। तो ये न्यूज़ भी आपने सुनी होगी। धरती से 400 किलोमीटर ऊपर किस प्रकार से एस्ट्रोनॉट्स की जिंदगी रहती है, उनके बारे में भी आप थोड़ा सा जान लीजिएगा। चलिए अब हम इनके बारे में बातें कवर करें। इनका तो नाम आप जरूर जानते होंगे, नाम है इनका आकाश चोपड़ा। हमारे भारत के ये पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं, पूर्व क्रिकेटर। वर्तमान में क्रिकेट से तो संन्यास ले चुके हैं, लेकिन अभी कमेंटेटर की भूमिका निभा रहे हैं, है ना। कमेंटेटर भी हैं, एक अच्छे यूट्यूबर भी हैं। कोई भी इनको टैलेंट दिखाई देता है क्रिकेट की दुनिया में, उसको ये अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर डाल देते हैं। तो इनका आज जन्मदिन है। इनका जन्म 19 सितंबर 1977 को हुआ था। तो इनके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। अब जैसे बात करें क्रिकेट की, क्रिकेट का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो किसके द्वारा तय किया जाता है विश्व स्तर पे? तो आईसीसी के द्वारा तय किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं आईसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका ये करंट अफेयर्स का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा। अगर आपने इसमें लिखा होगा जय शाह, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। जय शाह हमारे भारतीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं, और ये बीसीसीआई के सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। 2019 से लेकर 2024 तक इनका बीसीसीआई सचिव के रूप में कार्यकाल रहेगा। अब जब 1 दिसंबर आएगा, अभी समय है, 1 दिसंबर 2024 को ये क्या ले लेंगे? आईसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में शपथ ले लेंगे। अभी वर्तमान में कौन बने हुए हैं चेयरमैन आईसीसी के? तो नाम आएगा ग्रेग बार्कले का। 1 दिसंबर 2024 को जय शाह चेयरमैन ग्रेग बार्कले की जगह लेंगे, और जय शाह को निर्विरोध चुना गया है। वर्ल्ड क्रिकेट प्रशासन में टॉप इस पोजीशन पर काबिज होने वाले सबसे कम उम्र के ये प्रशासक होंगे। तो इनके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी हासिल कर लीजिए ताकि आपको पता लगता रहे। चलो जी, हम किसके बारे में बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे आकाश चोपड़ा के बारे में। देखो आकाश चोपड़ा की पुरानी फोटो आपको दिखाई दे रही है। ये क्रिकेटर रह चुके हैं, वर्तमान में कमेंटेटर की भूमिका निभा रहे हैं। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। अब चलो इनके बारे में भी हम बातें कवर करते हैं। नाम इनका क्या है? सत्यदेव प्रसाद। सत्यदेव प्रसाद का भी क्या है? आज जन्मदिन है। इनका जन्म आज ही के दिन 1979 में हुआ था, 1979 में इनका जन्म हुआ। अगर इनसे संबंधित कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सिंपल सा बता भी सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको फोटो दिखा दी है। फिर भी आपका क्वेश्चन गलत होता है तो ये तो बहुत गलत बात है ना। अगर आपने इसमें लिख दिया होगा तीर अंदाजी, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। विश्व प्रसिद्ध हैं ये हमारे खिलाड़ी सत्यदेव प्रसाद, जो कि तीर अंदाजी से संबंधित हैं, आर्करी, है ना, तीर अंदाजी। ऐसा कहा जाता है कि 2004 में जब ओलंपिक खेल हुए थे उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। तो इनके बारे में थोड़ी आप जानकारी हासिल कर लीजिए। इनका जन्मदिन है, इनको भी जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। 1998 में बैंकॉक में जब एशियन गेम हुए थे उसमें भी इन्होंने मेडल हासिल किया था। तो ऐसे हैं सत्यदेव प्रसाद, आज इनका जन्मदिन है। चलिए जी, इनको हमारे उस समय के जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उनके द्वारा सम्मानित भी किया गया था। चलिए जी, अब हम उनके बारे में बातें कवर करेंगे जिनकी आज जयंती है या फिर जिनकी आज पुण्यतिथि है। शुरुआत करेंगे जयंती से। आज जिनकी जयंती है उनके बारे में पहले बात करेंगे, पुण्यतिथि के बारे में हम बाद में बात कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे इनके बारे में। ये हमारे भारत के बहुत ही बेहतरीन कवि हैं, भारत के बेहतरीन कवि थे ये, एक अच्छे लेखक थे। नाम आपको बताना है कि क्या नाम है इनका।
जल्दी से बता दीजिए, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। निम्नलिखित में से कौन कविता के बहाने नामक कविता के लेखक हैं? एक रचना आपने शायद नाम सुना होगा, कविता के बहाने। इस रचना को किसने लिखा था? अगर लिखा होगा आपने कुंवर नारायण, तो फिर आपने सही उत्तर दिया है, कुंवर नारायण। आप इसमें टिक कर देना। कुंवर नारायण की आज क्या है? जयंती है। अब जब बात करते हैं इनका जन्म आज ही के दिन कब हुआ था? 1927 में हुआ था। 1927 में इनका जन्म फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, और ये फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश में है। वहीं जब हम बात करें इनकी मृत्यु कब हुई थी? 15 नवंबर 2017 को इनकी मृत्यु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में हुई थी। ठीक है। हमारे भारत में अच्छा नाम कमाया इन्होंने, कई रचनाएं भी इन्होंने लिखी, जैसे कि एक रचना का नाम यहाँ पर लिखा भी हुआ है, कविता के बहाने। और अगर आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि कुंवर नारायण की रचना कविता के बहाने उनके किस कविता संग्रह में शामिल है, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए। कुंवर नारायण की रचना कविता के बहाने उनके किस कविता संग्रह में शामिल है? जल्दी से आप इसका जवाब देंगे। अगर आपने इसमें लिखा होगा इन दिनों, तो फिर आपने बखूबी जवाब दिया है, अच्छा जवाब दिया है। और ये इन दिनों नामक इनका कविता संग्रह कब का है? 2002 की बात है। इन्होंने और भी कई कविता संग्रह लिखे, जैसे हम बात करें चक्रव्यूह। चक्रव्यूह नामक कविता संग्रह इन्होंने 1956 में लिखा। एक रचना इनकी आती है परिवेश हम तुम, ये भी कविता संग्रह है, ये 1961 की बात है। और एक है इनका कविता संग्रह अपने सामने, ये अपने सामने जो है ये 1979 का है। इस प्रकार से इन्होंने कई रचनाएं लिखी, कई कहानी संग्रह भी लिखे, जैसे कि आकारों के आसपास जो कि 1973 में प्रकाशित हुआ था। इस प्रकार के थे हमारे ये कुंवर नारायण, इनको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। साहित्य की दुनिया में दिया जाने वाला दूसरे नंबर का सर्वोच्च सम्मान साहित्य अकादमी सम्मान भी इनको मिला। साहित्य की दुनिया में दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको मिला। व्यास सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया। भारत सरकार के द्वारा इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। तो ऐसे थे कुंवर नारायण, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए जी, 2017 में इनकी मृत्यु हो गई। हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे, इनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब चलो जी, इनके बारे में बात कर लेते हैं। नाम इनका भी आपने सुना होगा, सैयद फजल अली। आपने एक आयोग का नाम सुना होगा, फजल अली आयोग। तो वो जो आयोग था वो इन्हीं के नाम पर रखा गया था, उसका नाम, क्योंकि उसमें ये अध्यक्ष रहे थे। राज्य पुनर्गठन आयोग में अध्यक्षता कर रहे थे 1953 में। उस आयोग को फजल अली आयोग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसके अध्यक्ष कौन थे? यही थे। अब चलो थोड़ा सा हम जिक्र करते हैं इनके जन्म के बारे में। इनका जन्म 1886 में आज ही के दिन हुआ था, और इनकी मृत्यु 22 अगस्त 1959 को हुई थी। ऐसा कहते हैं कि ये हमारे भारत के न्यायाधीश थे, ठीक है ना। और भारत के 2 राज्यों के राज्यपाल की भूमिका भी इन्होंने निभाई थी। जैसे हम बात करें, असम के राज्यपाल भी ये रहे, और असम के साथ साथ ओडिशा के भी राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया। लेकिन ये तो चलो हो गई पुरानी बात कि असम के राज्यपाल भी रहे थे, ओडिशा के राज्यपाल भी रहे थे। अगर हम करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, असम के वर्तमान राज्यपाल कौन है, ओडिशा के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। उससे पहले थोड़ी सी बात सैयद फजल अली के बारे में और कर लेते हैं। सैयद फजल अली को एक उपाधि दी गई थी खान साहब की, ठीक है। और फिर उसके बाद में एक उपाधि और दी गई थी खान बहादुर की। तो ये उपाधियां किसको मिली? सैयद फजल अली का नाम आप लिख देना, ठीक है ना।
तो ये पॉइंट आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। राज्य पुनर्गठन आयोग का नेतृत्व भी इन्होंने किया था। भारत सरकार के द्वारा इनको भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो चलो, असम के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। असम के वर्तमान राज्यपाल बड़ा सिंपल सा है, और जैसे कि कुछ दिन पहले आपने न्यूज में देखा भी होगा, मैंने भी आपको करंट अफेयर्स की कक्षा में बताया भी था कि राष्ट्रपति ने लगभग 6 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की है और 3 राज्यों में अदला बदली की थी राज्यपालों की। तो असम के वर्तमान राज्यपाल कौन है? अगर आपने लिखा होगा इसमें लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के पास में एक और भी अतिरिक्त प्रभार है, और वो है मणिपुर के राज्यपाल भी हैं ये साथ में राज्यपाल। ठीक है, ये आप कह सकते हैं अतिरिक्त प्रभार। तो बाकी ऑप्शंस के बारे में बातें अगर हम कवर करें तो इसमें बी ऑप्शन में लिखा हुआ है PS श्रीधरन पिल्लई। ये जो पिल्लई हैं ये वर्तमान में गोवा के राज्यपाल की भूमिका निभा रहे हैं। मंगू भाई छगन भाई पटेल ये वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल की भूमिका निभा रहे हैं। हरिभाऊ किशन राव बागड़े की बात करें तो ये वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल की भूमिका निभा रहे हैं। इनसे पहले राज्यपाल कौन थे राजस्थान के? कलराज मिश्र। कलराज मिश्र की जगह अब इनको नियुक्त किया गया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है तो सिंपली ऑप्शन में होगा राष्ट्रपति, तो आपको राष्ट्रपति टिक कर देना है। चलिए जी, अब आप ये बता दीजिए कि ओडिशा के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? ओडिशा के वर्तमान में राज्यपाल अगर आपने लिखा होगा रघुबर दास, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। आचार्य देवव्रत की बात की जाए तो वर्तमान में ये गुजरात के राज्यपाल की भूमिका निभा रहे हैं। ला गणेशन की बात करें तो ये वर्तमान में नागालैंड के राज्यपाल की भूमिका निभा रहे हैं। रमेन डेका की अगर हम बात करें, रमेन डेका जो हैं वो वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल बने हुए हैं? तो इनके बारे में भी आपको बताना है। क्या आप बता सकते हैं? अगर आपने छत्तीसगढ़ जवाब दिया है तो बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं वर्तमान में रमेन डेका। चलो जी, अब हम बातें कवर करेंगे इनके बारे में। इनका नाम शायद आपने सुना होगा, नाम इनका है श्रीपाद दामोदर सातवलेकर। ये इनका नाम, इनकी भी आज जयंती है। इनके बारे में एक क्वेश्चन बता दीजिए। 20वीं सदी के भारतीय सांस्कृतिक उत्थान में अहम योगदान देने वाले ये व्यक्ति थे। भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से किस वर्ष सम्मानित किया था? ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से आप बताइए। वेदों का अध्ययन करने वाले बहुत बेहतरीन विद्वान व्यक्ति थे और इनको 1968 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था। पद्म भूषण भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है, और ये हमारे भारत के अगर बात करें कौन से नंबर का सम्मान है, तीसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये। अब जब बात कर लेते हैं इनके बारे में, इनका जन्म कब हुआ था? 19 सितंबर 1867 को इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। मूल रूप से महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे ये, और इनकी मृत्यु आज ही के दिन आज ही के दिन तो इनका जन्म हुआ था, लेकिन इनकी मृत्यु 31 जुलाई को हुई थी। 1968 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो 20वीं शताब्दी में बहुत बेहतरीन इन्होंने कार्य किया भारतवर्ष में। एक इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने हैदराबाद में विवेक वर्धिनी नामक शिक्षा संस्था की भी शुरुआत की थी। साहित्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में इनका अहम योगदान माना जाता है। इसी वजह से भारत सरकार ने इनको सम्मानित किया था पद्म भूषण से। ठीक है, तो इनके बारे में आप थोड़ा जानकारी और हासिल कर लीजिए। चलो, अब हम उनके बारे में बातें कवर करेंगे जिनकी आज
पुण्यतिथि है? तो सबसे पहले इन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। नाम इनका क्या है? सरस्वती प्रसाद। सरस्वती प्रसाद के बारे में आपको पता होना चाहिए, भारत की प्रसिद्ध लेखिका थी सरस्वती प्रसाद। अगर आपको ये बताया जाए कि सुमित्रा नंदन पंत की ये पुत्री थी, तो बिल्कुल सटीक बात लिखी हुई है। इनकी बेटी का नाम क्या था? ये प्रश्न आप ध्यान से पढ़िए। भारत की प्रसिद्ध लेखिका सरस्वती प्रसाद सुमित्रा नंदन पंत की मानस पुत्री और प्रसिद्ध कवित्री रिक्त स्थान की मां थी। अगर आपने इसमें लिखा होगा रश्मि प्रभा, तो बिल्कुल सही बताया है आपने। रश्मि प्रभा की ये मां थी, यानी कि इनकी जो बेटी है रश्मि प्रभा, वो भी एक अच्छी राइटर रही हैं, चर्चित लेखिका रही हैं हमारे भारतवर्ष में। इनका जन्म कब हुआ था? 28 अगस्त 1932 को इनका जन्म हुआ था आरा में। और ये जो आरा क्षेत्र है वर्तमान की दृष्टि से कहाँ है? बिहार में है ये आरा। 19 सितंबर 2013 को इनकी मृत्यु हुई थी, आज ही के दिन। ठीक है ना। अब जब बात करें लेखिका थी ये, कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने लिखी, तो एक रचना का नाम मैं लिख देता हूं। एक थी तरु। ये रचना किसके द्वारा लिखित है? इनका नाम लिख देना। एक रचना इन्होंने लिखी थी कादम्बिनी नाम से। कादम्बिनी किसकी रचना है? तो भी नाम आएगा सरस्वती प्रसाद का। कौन सी भाषा में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी? तो हिंदी भाषा में इन्होंने अपना जो लेखन कार्य किया था, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए जी, इनको भी हम नमन करते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की ये मानस पुत्री थी और रश्मि प्रभा की ये मां थी। चलिए जी, अब हम इनके बारे में बातें कवर करेंगे। नाम इनका क्या है? विष्णु नारायण भातखंडे। विष्णु नारायण भातखंडे के बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। आज इनकी भी क्या है? पुण्यतिथि है। 10 अगस्त 1860 को इनका जन्म मुंबई में हुआ था। और ये मुंबई आपको पता ही है, महाराष्ट्र में राजधानी है ये। इनकी मृत्यु आज ही के दिन 1936 में हुई थी। संगीत की दुनिया में इन्होंने अपना अहम नाम कमाया था। अगर आपसे एक क्वेश्चन इनके बारे में पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे? विष्णु नारायण भातखंडे किस कला शैली के सुप्रसिद्ध व्यक्ति थे? अगर आपने लिखा होगा इसमें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बेहतरीन विद्वान थे विष्णु नारायण भातखंडे। और ऐसा कहा जाता है कि ये एक अच्छे राइटर भी थे, मराठी भाषा में ये लिखा भी करते थे। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के 4 भाग इन्होंने लिखे थे, वो भी मराठी भाषा में। ठीक है, तो सबसे बड़े आधुनिक आचार्य के रूप में इन्होंने अपना नाम कमाया। आज इनकी क्या है? पुण्यतिथि है। हम इन्हें नमन करते हैं। चलिए जी, अब हम इनके बारे में बातें कवर करेंगे। तो विष्णु नारायण भातखंडे के बारे में बातें हो गई है। अब चलो जी, ये किरदार भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इनके बारे में आप एक क्वेश्चन बता दीजिए, नाम से ही आपको पता लग जाएगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में उनके योगदान के लिए किसे भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार माना जाता है? कौन है वो व्यक्ति जिनको पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है? अगर लिखा होगा आपने बलवंत राय मेहता, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। बलवंत राय मेहता एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। ठीक है ना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इनके बारे में। इनका जन्म 19 फरवरी 1900 को हुआ था। मूल रूप से कहाँ से बिलोंग करते थे ये? गुजरात से बिलोंग करते थे। गुजरात के भावनगर में इनका जन्म हुआ था 1900 में। और इनकी मृत्यु आज ही के दिन 1965 में हुई थी। कहाँ पे इनकी मृत्यु हुई? कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। और ये कच्छ क्षेत्र जो है वो भी वर्तमान की दृष्टि से कहाँ पर है? गुजरात में है। ऐसा कहा जाता है कि ये हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता सेनानी भी थे, एक अच्छे राजनेता भी थे।
एक अच्छे राजनेता इनको हम क्यों कहेंगे? गुजरात के दूसरे सीएम के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने? तो नाम आता है बलवंत राय मेहता का। कब से कब तक ये दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत रहे? 1963 से लेकर 1965 तक इन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। और आपने एक समिति का नाम सुना होगा, बलवंत राय मेहता समिति। 1 अप्रैल 1958 को संसद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को पारित कर दिया। पारित करने के बाद इसे लागू भी कर दिया था। 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से भारत में पंचायती राज विधिवत रूप से शुरू कर दी थी। तो पंचायती राज का जनक माना जाता है इनको, जिन्होंने गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया। विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण दिशा में इनका अहम योगदान रहा। अब चलो, अब बात कवर कर लेते हैं बाकी ऑप्शन जो दिए गए हैं उनके बारे में। गोपी चंद भार्गव के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये पंजाब के क्या थे? पंजाब के पहले सीएम। जब हमारा भारत आजाद हुआ था 1947 में, उस समय पहली बार पंजाब के मुख्यमंत्री बनाए गए थे गोपी चंद भार्गव। वहीं जब हम बात करें पंजाब, पहले आपको पता है थोड़ा बड़ा क्षेत्र था पंजाब, और 1966 में पंजाब से हरियाणा को अलग कर दिया 1 नवंबर 1966 को। अब 1 नवंबर 1966 को जब पंजाब से हरियाणा अलग कर दिया, उसके बाद जो पंजाब बचा, उस पंजाब के पहले सीएम कौन बने? तो फिर नाम आता है गुरमुख सिंह मुसाफिर का। वहीं जब हम बात करें भगवत दयाल शर्मा की, भगवत दयाल शर्मा ये हमारे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। हरियाणा के पहले सीएम के रूप में कार्य किसने किया? भगवत दयाल शर्मा ने। अब चलो हम इनके बारे में बातें कवर कर लेते हैं। इनका भी नाम आपको पता होना चाहिए। नागालैंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये भी आपके सामने एक क्वेश्चन बनेगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। अगर लिखा होगा आपने ऑप्शन डी, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। नागालैंड के प्रथम मुख्यमंत्री पी शिलू एओ थे। पी शिलू एओ, ठीक है ना। तो आज इनकी क्या है? पुण्यतिथि है। जैसे हम बात करें इनका जन्म कब हुआ था? 24 दिसंबर 1916 को इनका जन्म हुआ, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 19 सितंबर 1988 को इनकी मृत्यु हुई थी। ये हमारे भारत के एक राजनेता रहे। इनका संबंध कौन सी पार्टी से रहा? तो एक पार्टी का नाम आपने सुना होगा, नागा नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो उस पार्टी से बिलोंग करते थे, और नागा पार्टी से संबंधित रहते हुए इन्होंने नागालैंड के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया। कब से कब तक ये प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत रहे? तो 1963 से लेकर 1966 तक इन्होंने नागालैंड के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। वहीं जब हम बात करें चौधरी ब्रह्म प्रकाश के बारे में, ये दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री थे। जब हम बात करें भगवत दयाल शर्मा के बारे में, तो ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। हरियाणा कब बना? तो आपको पता ही है, हरियाणा 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर बना था। गोपीनाथ बारदोलोई के बारे में आप बताइएगा कि ये कहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, अब जैसे बात करें दिल्ली में अब नए सीएम बन चुके हैं, वो महिला कौन सी है जो दिल्ली में अब सीएम बनी है? नाम उनका आतिशी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया 17 सितंबर को। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था, उस दिन इन्होंने इस्तीफा दिया था, है ना। तो अब आतिशी जो हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो 21 सितंबर को दिल्ली की सीएम के रूप में शपथ लेंगी, ऐसा सूत्रों के हवाले से ये न्यूज़ है। अब देखते हैं, अगर ये आतिशी दिल्ली की सीएम बन जाती है तो ये दिल्ली की कौन से नंबर की सीएम होगी? तो तीसरी महिला सीएम बनेंगी। ये तीसरी महिला सीएम
तो पहली कौन थी? सुषमा स्वराज, उसके बाद में शीला दीक्षित, और शीला दीक्षित के बाद में अतिशी का नाम आएगा दिल्ली की महिला सीएम में। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे हम। अगर आपको कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज जिनका जन्मदिन है उनको बहुत बहुत बधाई हो, जिनकी जयंती है या फिर जिनकी पुण्यतिथि है उन्हें हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगर आप हमसे अलग अलग सोशल मीडिया माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के आपको सिंबल दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि टेलीग्राम, मोज, हिप्पी, जोश, शेयर चैट, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, फेसबुक एटसेट्रा। आप सर्च भी कर सकते हैं एड्यूरोही24। अगर आप सर्च ना करें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां से डायरेक्ट आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद बने रहने के लिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिए हमारे साथ एड्यूरोही ऑफिशियल के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।